मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे रास्ते से हटाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था अगर एक बार भी मुझसे कह देते तो मैं खुद उन सब से दूर चली जाती। मेरा नाम आरती है, मैं दुल्हन बनी अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शायद इसलिए मैं हद से ज़्यादा बदहवाशी का शिकार थी। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे बाराती मुझे देखकर शायद मेरी किस्मत पर जल रहे हैं कि देखो इस मोटी की किस्मत खूबसूरत हैंडसम नौजवान जो कि बहुत अमीर है उसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था सामने बैठे सब लोग सिर्फ मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, या तो मेरे पति को देखकर उसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं कि कैसा हैंडसम नौजवान है और इसे इस मोटी लड़की में आखिर नज़र ही क्या आया था। यह सवाल तो मैंने खुद भी उस समय किया था जब मेरा रिश्ता विनय से हुआ था। काफ़ी देर शीशे के सामने खड़ी मैं अपने पूरे शरीर को देखती रही जो काफ़ी बेढंगा सा था, और मैं इतनी खूबसूरत भी ना थी कि कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं एक आम शक्ल सूरत की लड़की थी और उस पर मेरा मोटापा मुझे इस कदर बदसूरत कर चुका था कि कोई भी आँख भर के मुझे देखता तक नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहज़ादे का रिश्ता नहीं आएगा, लेकिन मेरे लिए जब विनय का रिश्ता आया तब मेरे होश उड़े थे। विनय अपनी माँ के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वह लोग मुझे देखते ही ऐसे उठकर चले जाएंगे जैसे कि अब तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर उठ चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वह लोग मुझे पसंद कर गए थे और सुनने में आया था कि मैं विनय को बेहद पसंद आई हूँ। मेरी छोटी बहन मुझे यह बता रही थी और खुशी से उसने मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला था और कहा, दीदी विनय तो आप पर फिदा ही हो गए हैं। यह कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था? वह तो एक बहुत ही हैंडसम नौजवान लड़का था, ऊपर से दौलतमंद भी था, ना तो गरीब था, ना ही उसमें कोई ऐसी कमी थी कि वह मुझ जैसी लड़की को पसंद करता, और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद थी कि वह लालच में यह सब करता। इस रिश्ते को लेकर मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे। मैं खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखने लगी थी। आम से नैन नक्श, आंखें भी छोटी छोटी। मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ भी तो नहीं था जिस पर विनय का दिल आता। फिर मैं अपने शरीर को देखा जो कि मोटापे की वजह से इधर उधर से फैल गया था और बेढंगा सा हो गया था। रंगत भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद ना थी। विनय की जगह कोई मामूली सूरत का गरीब लड़का मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरत ना होती। मेरी शादी भी जल्दी ही हो गई। अपनी शादी वाले दिन मैं बेहद नर्वस हो रही थी। न जाने क्यों मुझे यह सब अपनी खुशनसीबी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ और बात है। ज़रूर अंदर ही अंदर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि विनय के चेहरे पर मैंने एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसके बाद जो कुछ विनय ने मेरे साथ किया मेरे वहम गुमान में भी ना था कि मर्द का यह रूप भी हो सकता है। उस दिन शादी का फंक्शन खत्म हुआ था और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर विनय के बंगले में आ गई थी। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कमरा था जहाँ मुझे लाकर बिठाया गया। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल न जाने क्यों डर के मारे काँप रहा था। मुझे कभी भी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता, उसके बाद हमेशा खुशी मैंने गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम 4 बहनें थी और मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते और अपनी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी मैं इन्हीं उलझन का शिकार थी, तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और विनय मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं था। विनय मेरे पास आकर बैठ गया, मुझे मुँह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा, फिर मेरी तारीफ़ भी की, मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी, फिर मुझे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, जल्दी से पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। दूध का गिलास मैंने पीकर टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैं अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बेड पर आई मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। विनय अभी मुझसे बातें ही कर रहा था, लेकिन मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सर अभी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। मैं रात में नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि विनय मुझसे अपना हक वसूल कर चुके हैं। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि विनय ने सोते हुए ही मेरे साथ सुहाग रात मनाई। अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो विनय को कम से कम सब्र रखना चाहिए था,
लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया, वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोंच देखकर मैं हैरत में डूब गई थी। ऐसे ही खरोंच मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थे, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में चूड़ियाँ टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सामने से विनय तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। अपना पूरा शरीर मुझे जख्मी नजर आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही हॉल में डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया और विनय के बराबर बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी जो 6 फीट लंबा था और उतना ही मोटा बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं बौखला कर रह गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, अजीब नजरों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझे कहा, यह विनय का छोटा भाई है। फिर कहने लगी, यह थोड़ा सा बावला आधा पागल सा है। यह सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। बार बार मुझे देख रहा था। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे रख दिए और फिर पूरा बोल भरकर सब्जी का उसने अपनी तरफ रखा और इसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह एक पराठे के 4 निवाले बनाता था और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही ना हो। मैंने मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत का बड़ी जोर का झटका लगा जब पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहोगी? जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से उसे अपना हाथ छुड़ाया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास यह देखकर हंसने लगी। कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, यह बहुत ज़िद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात पर मना करता है तो यह जुनूनी हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने विनय की तरफ देखा जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था कि जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैं पानी का जग लिया और ग्लास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था। वह जग से पानी पी रहा था। पानी उसके मुंह से भरकर उसके कपड़ों में गिर रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। खैर, मैं चाय के अलावा कुछ भी नहीं लिया था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को विनय मुझे फिर से दूध का गिलास थमाने लगा। मैंने वह गिलास लेकर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर विनय एकदम से चौंक गया था। कहने लगा, क्या मतलब दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आई थी। मैं चाह कर भी कल जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला कि यह तो तुम्हें पता होगा, तुम कितनी रातों से जाग रही थी जो कल तुम लेटते ही सो गई। खैर, यह मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। यह कहकर उसने दूध का गिलास टेबल से उठाया और मेरे होठों को लगा दिया। ना चाहते हुए भी वह मुझे पीना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे फिर से नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं सो गई। सुबह तैयार होकर मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास, ननद नाश्ता कर रहे थे। विनय कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था, रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। तभी देवर ने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। यह बात तो बस पति जानता या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अपने कमरे में आकर मैं यही सोचने लगी कि रात को मुझे विनय नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे पूरे होशो हवास में भी मेरे साथ संबंध बना सकता था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब विनय ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं यह दूध नहीं पीऊँगी, इसमें यकीनन नशे की चीज़ है। उसने गिलास मेरे मुँह को लगाया तो मैं पीछे हट गई। मैंने कहा, नहीं विनय, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊँगी। मेरा यह कहना था कि विनय गुस्से से बिखर गया था। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप यह दूध पियो। और मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सह सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। 1 महीना गुजर गया था।
मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वज़न कम हो चुका था। लेकिन एकदम से मेरा वज़न कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं जानवर जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। मेरी सास अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलें। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी और आराम करने का बोल दिया। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमती। मैं गाड़ी में ही बैठी रही, यूं ही समय गुजारने के लिए सामने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र विनय पर पड़ी थी, और जिस लड़की को मैंने विनय के साथ देखा उसे देखकर तो मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। वे दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरी मेन रोड पर थी। मैं भी उस रेस्टोरेंट में चली गई जहाँ पर विनय और वह लड़की गए थे। जहाँ वे दोनों बैठे थे, दोनों की मेरी तरफ पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई थी। जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी थी, वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझे गर्म खौलते तेल में फेंक दिया हो। अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। तभी विनय ने मुझसे शादी की थी, क्या मकसद था उसका, यह मैं जान चुकी थी। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। रोड पर जहाँ मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में आकर बैठ गई। घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात ना की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब विनय मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया, तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, मुझे ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, इसलिए अब उसे लगा कि शायद मैं वह दूध पी लूँगी। जैसे ही विनय कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई थी और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकाल कर ग्लास में डाल लिया। मुझे यह जानना था कि विनय मुझे हर रात को नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। वह कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ, तुम दवा क्यों खा रही हो। मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे अंदर से बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। कहने लगा, ठीक है खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ लिया और उसके बाद दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद विनय कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने विनय और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। विनय मेरी बहन से कह रहा था कि वह ये ड्रामा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो, उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने ज़िंदा रह सकती है, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। विनय कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है, ये मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत हो। मेरी बहन मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरी बड़ी बहन को छोड़कर कभी भी मेरी शादी नहीं करती। जब इस मोटी की शादी करेगी तभी मेरी शादी करेंगी, और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े भी हो। मेरी माँ तो साफ मना कर देती, और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना होती। कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम उनके देखे भले हो गए, और मैं भी जिद करके माँ को मना लूँगी। मैं अपनी बहन की कही हुई बातें सोच रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज़ मेरा भाई मुझे तुम्हारे कमरे में भेजता है, कहता है जाओ ऐश करो। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेलते हुए बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। अपने फ़ायदे के लिए उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सोच रही थी कि जब मेरे डॉक्टर का फ़ोन आया, कहने लगी तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तुम्हें स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ।
वह एक बार मुझसे कह देती कि उसे विनय से शादी करनी है तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर विनय की और उसकी शादी करवा देती। उसने ये कैसी भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान ही नहीं था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन नैना ने जो किया शायद भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने अपना सामान पैक किया और चुपचाप हमेशा के लिए एक एनजीओ चली गई, दूसरों की सेवा करने लगी। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद क्या मेरी छोटी बहन ने विनय से शादी कर ली। मुझे लगता तो नहीं है कि विनय जैसा बेगैरत इंसान जो अपनी बीवी को भाई के साथ सुला सकता है, वह मेरी बहन के साथ सारी ज़िंदगी वफ़ा निभा सकता है। फिर भी मैं दुआ करती हूँ मेरी बहन खुश रहे, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार कहानी में।